गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैथमेटिक्स के क्लास में आप सबों का स्वागत है। हम लोग पिछली कक्षा में जहाँ तक सीखे थे उसके आगे की बात आज हम लोग सीखेंगे। मैथमेटिक्स के पहले अध्याय में हम लोगों ने सेट थ्योरी के बारे में सीखा था और हम लोग इक्वल सेट तक की बात समझने की कोशिश किया था। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे, सबसेट की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ सबसेट समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, आपको किसी भी तरह की कोई जिज्ञासा हो, क्वेश्चंस हो, इस क्लास के अंत में आप हमसे पूछ सकते हैं या फिर चैट बॉक्स से आप अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं, हम उसका आंसर आपको बताएंगे। तो सेट के डेफिनेशंस और टाइप ऑफ सेट्स के बारे में हम लोगों ने पिछले दिनों स्पष्टता से समझने की कोशिश किया था। आज हम लोग समझते हैं कि सब सेट किसको कहते हैं और सब सेट का डेफिनेशन क्या है। तो आइए हम लोग पीपीटी के माध्यम से इन चीज़ों को समझते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो ये समझे कि सबसेट का डेफिनेशंस क्या है। अ सेट इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। मान लीजिए ए कोई सेट है और बी कोई दूसरा सेट है। ए के सभी सदस्य बी के भी सदस्य हों तो माना यह जाता है कि ए जो है बी का सबसेट है। यानी हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि A इज बिलोंग्स टू सेट A, देन A इज बिलोंग्स टू B। दैट मीन्स कोई सदस्य यदि A है और वो सेट A का भी सदस्य है और सेट B का भी सदस्य है, तो हम ऐसे हालात में सभी सदस्यों को, यदि B के भी सेट्स में सभी सदस्यों को यदि माना जाए, तो ऐसे में सेट ए को सेट बी का सबसेट माना जाता है। और इसके लिए एक सिंबल इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं इम्प्लाइज। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग सबसेट को समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ और जान लीजिए कि इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, वी राइट ए डज नॉट सबसेट टू बी। यानी कि इस तरह का एक सिंबल देते हैं, इसका मतलब है कि नॉट सबसेट ऑफ बी, और इस सिंबल का मतलब है सबसेट ऑफ बी। क्लियर है। तो वी मे नोट दैट फॉर ए टू बी ए सबसेट ऑफ बी, ऑल दैट इज नीडेड इज दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। यानी ए का सभी सदस्य बी का भी होगा, तब ऐसे में ए बी का सबसेट होगा। एक मामला यहाँ पर और है कि यदि ए बी का सबसेट हो और बी सबसेट ए का हो, यानी दोनों के सदस्य बराबर हों, तो ऐसे हालात में हम लोग कहते हैं कि ए इक्वल सेट ऑफ बी। यानी कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। ओके, दैट मीन्स दैट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ ए इज इक्वल टू बी। क्लियर है। इसको हम लोग कहते हैं इफ एंड ओनली इफ। यानी कि हमेशा जब ऐसा समस्या होगा या इस तरह का कोई कंडीशंस बनेगा, तो इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। क्लियर है बच्चों। एक बात और जान लो कि एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, क्योंकि उसके सदस्य अपने आप के भी सदस्य होते हैं। दैट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ ए। Since the empty set phi has no elements, we agree to say that phi is a subset of every set. That means empty set is a subset of every set. क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर दो बातें हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। फिर से रिपीट कर दें कि यदि कोई सेट A है और उसके सभी सदस्य B में भी हों, तो A इज द सबसेट ऑफ B। यहाँ पर यदि B में कुछ ज़्यादा सबसेट हैं, तब
बी ए का सबसेट नहीं होगा। लेकिन यदि ऐसा है कि ए के सभी सदस्य बी के भी एलिमेंट्स हो और बी के भी सभी एलिमेंट्स ए के भी एलिमेंट्स हो, ऐसे में वो दोनों इक्वल हैं, तो इसको हम लोग ऐसे मानते हैं कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ द सबसेट ऑफ ए इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज इक्वल टू बी। क्लियर है बेटा? एक बात और यहाँ पर हमने अभी रिपीट किया कि एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी ए इज सबसेट ऑफ ए। सिंस द एम्प्टी सेट फाई हैज नो एलिमेंट्स, वी एग्री टू से दैट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि फाई सभी समुच्चयों का, सभी सेट्स का खुद सबसेट होता है। क्लियर है बच्चों? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट किसको कहते हैं। तो प्रॉपर सबसेट को समझने के लिए थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि द सेट Q ऑफ अ रेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ द सेट R एंड ऑफ द रियल नंबर एंड वी राइट Q इज सबसेट ऑफ R, यानी कि Q रेशनल नंबर का एक सब सेट है और R रियल नंबर है, यानी कि रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर होता है। क्लियर कट है? यानी रेशनल नंबर के सेट में रियल नंबर के सेट में रेशनल नंबर भी मौजूद होता है। दैट मीन्स रेशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, दैट मीन्स Q इज सबसेट ऑफ R। क्लियर है बेटा? थोड़ा सा और समझो इसको कि यदि एक दूसरा एग्जांपल हम लोग लेके देखें कि इफ़ A इज द सेट ऑफ ऑल डिवाइजर ऑफ 56, एक सेट है A जिसमें 56 के सभी डिवाइजर हैं, यानी ऐसी संख्या है जिससे 56 में पूरा पूरा भाग लग जाए, और B एक ऐसा सेट है जिसमें प्राइम डिवाइजर है 56 के। क्लियर है? देन B इज अ सबसेट ऑफ A एंड वी राइट B इज सबसेट ऑफ A। क्लियर है? अब यहाँ पर उदाहरण से हम लोग समझ चुके हैं कि यदि A और B कोई दो सेट्स हो, ठीक है, हम वहीं से कर लेते हैं। मैं प्रॉपर सबसेट की बात कह रहा था तुमसे कि मान लो A और B कोई दो सेट्स हैं, ऐसे हैं कि A इज़ द सबसेट ऑफ B और A इज़ नॉट इक्वल टू B, यानी कि A जो है B का सबसेट है लेकिन दोनों सबसेट आपस में बराबर नहीं है। तो ऐसे हालात में हम लोग कहेंगे कि A जो है छोटा वाला सेट दैट इज़ द प्रॉपर सबसेट। क्लियर है? इस तरह के सबसेट को हम लोग प्रॉपर सबसेट कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर से समझ लो कि यदि A कोई सेट है और B कोई सेट है और ऐसा है कि A इज़ द सबसेट ऑफ B, इसका मतलब ये हुआ कि A के सभी सदस्य B में मौजूद हैं और B जो है A से थोड़ा बड़ा है, तो इस तरह के सबसेट को हम लोग प्रॉपर सबसेट कहते हैं। और B जो सेट है उसको हम लोग सुपर सेट कहते हैं, यानी B जो है A से बड़ा सबसेट हुआ। एक एग्जाम्पल से समझ लो कि A एक कोई सेट है जिसमें कि 1, 2 और 3 इसके एलिमेंट है, तो ये और B जो है इसके एलिमेंट 1, 2, 3, 4 हैं, यानी कि इससे एक एलिमेंट ज़्यादा है इसमें, और A जो हुआ इसका सबसेट हुआ क्योंकि A के सभी सदस्य B में भी मौजूद हैं। तो इस तरह के सबसेट को हम लोग प्रॉपर सबसेट कहते हैं। क्लियर है? और यहाँ जो B देख रहे हो इसमें A से कुछ ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, तो इस तरह के सेट्स को हम लोग सुपर सेट कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? अब थोड़ा इसके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं सर। तो हम लोग ये समझते हैं कि सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ द रियल नंबर। देखो, रियल नंबर वास्तविक संख्या एक बहुत बड़ा सा परिवार है और उसके अंदर छोटे छोटे संख्याएं हैं जो कि उसके भी सदस्य होते हैं। जैसे यहाँ पर कई एग्जाम्पल्स हम लोगों ने दिया है
कि द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर n, यानी कि सेट ऑफ द नेचुरल नंबर n इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ सेट ऑफ द रियल नंबर, यानी ये सब के सब रियल नंबर भी हैं। उसी तरीके से सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें तो ये सब के सब रियल नंबर भी हैं। द सेट ऑफ रेशनल नंबर की बात करें, यानी x सच x p बाई q, यहाँ p और q बिलोंग्स टू z, यानी कि इंटीजर्स, देन q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर बच्चों इसको भागा पढ़ना, ये लिखने में गड़बड़ी है। तो यदि इस तरह का हो तो आपने महसूस किया कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ रियल नंबर, यानी ये सब के सब रियल नंबर के भी सदस्य हैं। तो ऐसे हालात में हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी संख्याएं हैं जो वास्तविक संख्या हैं उसमें भी ये बिलोंग्स करते हैं। तो ये सब के सब सबसेट ऑफ सेट ऑफ द रियल नंबर्स कहलाते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल भी हम लोगों ने दे रखा है कि n इज़ द सबसेट ऑफ z, यानी कि नेचुरल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ इंटीजर्स, सबसेट ऑफ इंटीजर्स इज़ द सबसेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सिमिलरली रेशनल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल हमारे सामने है। क्लियर है? थोड़ा इसके आगे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। बच्चों यहाँ पर एक बात और समझना है कि इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, ये इंटरवल्स कहते किसको हैं? जैसे समझ लो कि कोई दो मेंबर है ए और बी, और ये रियल नंबर का मेंबर है, रियल नंबर का जो सेट्स है उसमें बिलोंग्स करता है, उसके अंदर कोई भी हो सकता है। और यहाँ पर ए जो है ये जो है छोटा है बी से, यानी ए इज स्मॉलर देन बी। देन द सेट ऑफ रियल नंबर y इज द y क्या होगा? a से छोटा और b से a से बड़ा और b से छोटा, यानी a और b के बीच का यदि कोई संख्या है और इनके बीच का जो इंटरवल है दैट इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। कोई भी संख्या किसी भी समुच्चय में यदि हो, कोई दो संख्या a और b हो और उनके बीच का यदि कोई संख्याओं का यदि हम लोग इंटरवल माने तो उस इंटरवल को हम लोग ओपन इंटरवल कहते हैं। क्लियर है? एंड इज डिनोटेड बाय a, b अंडर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, दैट इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। ऑल द पॉइंट्स बिटवीन a एंड b बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल्स, और इस ओपन इंटरवल्स के अंदर जितने भी सदस्य हो सकते हैं वो होंगे, यानी ऑल द पॉइंट्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। बट ए एंड बी देमसेल्व्स डू नॉट, लेकिन उसके अंदर ए और बी को काउंट नहीं किया जाएगा। यदि वो काउंट किया जाएगा तो उसको फिर ओपन इंटरवल नहीं कहेंगे। यदि वो काउंट किया जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? उसको क्लोज्ड इंटरवल कहेंगे। यदि ऐसा कोई इंटरवल है जिसमें कि ये दोनों एंड पॉइंट भी सम्मिलित हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोज इंटरवल। ठीक है? अब इस तरह को हम लोग डिनोट करने के लिए a, b लिखते हैं, लेकिन ओपन इंटरवल की तरह स्मॉल ब्रैकेट में नहीं, बल्कि इसको बड़े कोष्टक के अंदर हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है? अब यहाँ एक चीज़ और समझ लो। यदि ऐसा है कि इसमें से एक वाले एंड को हम लोगों ने सम्मिलित किया और दूसरे वाले एंड को सम्मिलित नहीं किया, लेट सपोज ए को हम लोगों ने उसमें इंक्लूड किया और बी को इंक्लूड नहीं किया, तो इस तरह के इंटरवल को हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे कि ए वाले एंड को कैपिटल ब्रैकेट और इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट। क्लियर है? और इसी का वाइस वर्सा, यदि बी वाले एंड को हम लोग सम्मिलित किया और ए वाले को नहीं सम्मिलित किया तो बी वाले में कैपिटल ब्रैकेट और ए वाले में स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, और इस तरह से हम लोग इसको डिनोट करते हैं इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल। क्लियर है? अब थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। बेटा अब हम लोग समझते हैं कि पावर सेट किसको कहते हैं। देखो, सबसेट हम लोग समझ चुके हैं। तो मान लो कोई सेट है हमारे पास
जिसमें कि दो एलिमेंट है 1 और 2। अब इसके अलग अलग सेट हो सकते हैं जिसमें ये एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे मान लो 1 से बना हुआ एक सेट, 2 से बना हुआ एक सेट, 1 या 2 इन दोनों का एक अलग सेट, और एक और सेट है उसको मान लो हम लोग कहते हैं एम्प्टी सेट। इट इज़ द ऑल्सो द सेट सबसेट ऑफ दिस सेट। अभी हम लोगों ने सीखा भी है। तो यदि इन सभी सबसेट का एक अलग से सेट बना दिया जाए तो ऐसे सेट को हम लोग पावर सेट कहते हैं। यानी द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय P अंडर ब्रैकेट A that means set. In PA every element is a set. यानी कि ये सेट का सेट है, इसके एलिमेंट्स भी सेट हैं, और इसके एलिमेंट्स किसके सेट हैं, बल्कि वो सबसेट हैं किसी भी सेट्स का। जैसे मान लीजिए ए के जितने भी सबसेट हैं और उस सबसेट का एक सेट बना लिया जाए तो उसी को हम लोग पावर सेट कहते हैं। क्लियर है? यानी सेट ऑफ द सबसेट ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड पावर सेट। इसको हम लोग एक और नोटेशन से जानने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, इसका काउंट कैसे कर पाएंगे। पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, इसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला ये है कि हम लोग यहाँ देख लीजिए कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, जबकि पावर सेट में ये कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 है ना। तो इसका फॉर्मूला ये है कि 2 to the power n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, यहाँ 2 to the power 2 है, इसको 22 नहीं पढ़िएगा, ये किसी तरीके से मिस्टेक है ये। तो 2 to the power 2 का मतलब 2 into 2 दैट मीन्स 4, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट is 4. Let's suppose in any set the number of element is 3, then the number of element of PA is equal to 2 power 3. That means 2 into 2 into 2, that means 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 8 एलिमेंट होंगे। तो इस तरीके से हम लोग पावर सेट को समझ चुके हैं। इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न आपसे होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके आगे। अब हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। आगे चल के हम लोग कई प्रकार के सेट के ऑपरेशंस जानेंगे। उस ऑपरेशंस में हम लोग को यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, यूनिवर्सल सेट को हम लोग बेसिक सेट भी कहते हैं, यानी आपके समझ से जो सबसे बड़ा सेट है उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो किसी भी सेट के परिप्रेक्ष्य में जो सबसे बड़ा सेट होता है उसी को यूनिवर्सल सेट के रूप में डिनोट किया जाता है, जो अलग अलग सेट के लिए अलग अलग मायने रखता है। जैसे यूजुअली इन अ particular context we have to deal with the elements and subset of a basic set which is relevant to that particular context. For example, while studying the system of numbers, we are interested in the set of natural number and its subsets such as the set of the all prime numbers, the set of all even numbers and so forth. तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं जो सबसे बड़ा नंबरों का सेट हुआ, जैसे रियल नंबर्स, दैट इज द कॉल्ड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एनी नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स आर ऑल्सो इज द यूनिवर्सल सेट। क्लियर है बेटा? यूनिवर्सल सेट को इस तरह के सिंबल से, बड़े वाले यू के सिंबल से डिनोट किया जाता है, और फिर इसको सबसेट के रूप में भी हम लोग कई प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो सर अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे वेन डायग्राम से किस प्रकार से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेन डायग्राम एक मैथमेटिशियन थे, लॉजिशियंस थे, जॉन वेन साहब, उन्होंने ही बताया था कि सेट को हम लोग वेन डायग्राम के रूप में कैसे लिख पाते हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा हम लोग ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं, वाइट बोर्ड पे, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। वेन डायग्राम में
यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये इस तरह के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, आयताकार। इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और किसी भी सेट को डिनोट करने के लिए हम लोग को ये सर्किल का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए ए इज द सेट, क्लियर है। अब यूनिवर्सल सेट के रूप में हम लोगों ने एक ऐसा सेट महसूस किया है जिसमें रियल नंबर है। ये रियल नंबर, क्लियर है। सारे रियल नंबर का सेट जो है सो यूनिवर्सल सेट। अब एक सेट ए हमने लिया, इसमें है नेचुरल नंबर, यानी ये नेचुरल नंबर का सेट रियल नंबर भी है। तो इसको डिनोट करने के लिए हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, और यहाँ पर कह सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, क्लियर। थोड़ा एक छोटा सा उदाहरण लेने से और बेहतर समझ में आ सकता है। मान लीजिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 से लेकर के 8 तक की सभी संख्याएं। और आपने महसूस किया कि एक सेट ए है जिसमें कि इवन नंबर है जो 10 से छोटा है, 10 से छोटा इवन नंबर, नेचुरल नंबर। तो ये 2 4 6 8 है। तो ये 2 4 6 8 यूनिवर्सल नंबर का भी मेंबर है और इसका भी मेंबर है। दैट मीन्स यहाँ पर भी हम लोग कह सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ यू और यूनिवर्सल, क्लियर है। अब इसमें एक और एग्जाम्पल लिया जा सकता है। मान लीजिए इसके अंदर भी एक सेट हमने लिखा, ये मान लीजिए बी है, ये ए है, ठीक है ना। अब ये इसमें मान लीजिए हमने उसी तरह का एग्जाम्पल लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप समझ रहे हैं ये 2 4 6 8 ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, देन 4 और 8 इज द एलिमेंट्स ऑफ बी। सो बी इज द सबसेट ऑफ ए, क्लियर है। तो वेन डायग्राम के माध्यम से हम लोग सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम लोग जब ऑपरेशन ऑफ सेट पढ़ेंगे तो इसके माध्यम से बहुत आसानी से हम लोग ऑपरेशंस को भी समझ पाएंगे। तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि ऑपरेशन ऑफ सेट्स क्या होता है। तो आगे बढ़िए। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑन सेट्स को समझने के लिए ये समझें कि गणित में ऑपरेशंस मूलतः 4 होते हैं, जोड़, घटाव, गुणा और भागा। लेकिन आपने पिछली कक्षाओं में भी देखा होगा, जब कंसेप्ट ऑपरेशंस के बारे में आपने जाना होगा तो आपने समझा होगा कि मूलतः जोड़ और घटाव 2 ही ऑपरेशंस होते हैं, गुणा और भागा उसी पर आधारित ऑपरेशंस हैं। और इस संक्रियाओं को, इन ऑपरेशंस को हम लोग गणित के अन्य शाखाओं में भी जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है ना, यानी कि समुच्चयों का सम्मिलन। ये यूनियन ऑफ सेट्स होता क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। इसके लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल पहले देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए जिसके सदस्य हैं 2 4 6 8, क्लियर है। और एक सेट है बी जिसके सदस्य हैं 6 8 10 और 12। यदि इन दोनों के ए और बी के सम्मिलन निकालना होगा, यानी कि इनका यूनियन ज्ञात करना होगा, तो इसके यूनियन में भी एक समुच्चय होंगे और उस समुच्चय में, उस सेट में वो सारे सदस्य होंगे जो ए में भी हों और बी में भी हों, यानी कि इनमें भी हों या इनमें भी हों या दोनों में हो, क्लियर। अब देख लीजिए 2 4 6 8, 2 4 6 8 इसमें भी है
और 6, 8, 10, 12, 6, 8, 10, 12 इसमें भी है। अब आप कहिएगा कि सर इस 6 दोनों में है तो 2 ठो 6 क्यों नहीं लिखते हैं? तो इसके पहले वाले में हम लोगों ने सीखा था कि जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट करते थे तो एक ही एलिमेंट जब रिपीट होता है तो उसको 2 बार नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये कॉमन एलिमेंट्स हैं जो ए में भी हैं या बी में भी हैं या दोनों में भी हैं। तो यदि इसका हम लोग डिफिनीशन दें तो डिफिनीशन इस तरह से बनेगा कि द यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी या एनी अनदर सेट्स, जो भी आप नाम दे सकिए उसको, कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी इंक्लूडिंग दोज विच आर इन बोथ। यदि इसको हम लोग सिम्बोलिकली फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह से लिखते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स वेयर एक्स इज बिलोंग्स टू ए और एक्स इज बिलोंग्स टू बी। क्लियर है बेटा? यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि लेट ए एंड बी एनी 2 सेट्स, the union of set A and B is the set which consists of all the elements of A and all the elements of B, the common elements being taken only once. Common वाले को एक ही बार। The symbol U is the used to denote the union. Symbolically we write A union B and usually read A union B. क्लियर है बच्चों? तो आगे हम लोग देखते हैं कि दूसरा ऑपरेशंस क्या होता है। इस पे कई तरह के प्रश्न हैं आपके पाठ्य पुस्तकों में, आप उन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करिएगा। यदि कहीं कोई समस्या होगा तो आप हमको बता सकते हैं, ठीक है ना? तो ये ऑपरेशंस ऑफ यूनियन देख लेते हैं कि जिस तरीके से संख्याओं के कई नियम होते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट्स, तो इस तरीके से सेट्स के भी कई इस तरह के ऑपरेशंस के नियम होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ है वो है कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी ऑल द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इज ऑल्सो इक्वल टू ऑल द एलिमेंट्स बिलोंग टू बी यूनियन ए, यानी कि दोनों तरह के सेट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो वी कैन से ऑपरेशंस ऑफ यूनियन हैव ये फॉलो द कॉम्यूटेटिव लॉ। इसी तरीके से यूनियन ऑफ द सेट्स इज ऑल्सो फॉलो द एसोसिएटिव लॉ, यानी ए यूनियन बी अंडर ब्रैकेट यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी अंडर ब्रैकेट बी यूनियन सी। इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से देखा जा सकता है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स तुम्हारे पाठ्यपुस्तक में भी हैं। अब ये जानने की कोशिश करिए कि लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होता है। देखिए, हम लोगों ने एम्प्टी सेट के बारे में पिछली कक्षाओं में सीखा है। एम्प्टी सेट वो सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते हैं। तो यदि एम्प्टी सेट के साथ किसी भी सेट ए का यूनियन किया जाए तो इसका आंसर भी यही आएगा, यानी ए यूनियन फाई मीन्स नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। तो ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। क्लियर? तो लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स में बेटा क्या बोल रही हो? किसके मतलब? फिर से पूछो, आवाज नहीं आ रही है तो। यूनियन, हाँ, यूनियन को हिंदी में सम्मिलन भी कहते हैं। और मैंने पीछे बताया भी है तुमको कि कोई भी समुच्चय ए हो और दूसरा समुच्चय बी हो, तो यदि इन दोनों समुच्चयों के सभी सदस्यों को मिला करके एक नया समुच्चय बनाया जाए तो उसको यूनियन कहते हैं उन दोनों का। यानी थोड़ा सा पीछे आए जाए, हाँ फिर से बता रहे हैं, कंपाउंड नहीं कह लो, एक तरीके से इसको हम लोग अपनी भाषा में जोड़ भी कह सकते हैं, लेकिन ये जोड़ के तरह का ऑपरेशंस नहीं है। फिर से देख लो यूनियन ऑफ सेट। यहाँ हमने बताया था कि मान लो ए कोई समुच्चय है जिसके अंदर सदस्य हैं 2, 4, 6, 8 और बी कोई सदस्य हैं जिसके अंदर 6, 8, 10, 12।
तो इन दोनों का यूनियन जो होगा, ए यूनियन बी जो होगा, वो उन सभी सदस्यों के समुच्चय के बराबर होगा जिसमें ए के भी सदस्य हों, बी के भी सदस्य हों, या दोनों के कॉमन सदस्य भी। तो तुम देख सकते हो कि इसमें 2 4 6 8 है, तो इसमें भी 2 4 6 8 है, इसमें 6 8 10 12 है, तो इसमें भी 6 8 10 12 है। यानी कि किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा समुच्चयों का सम्मेलन या यूनियन वो समुच्चय कहलाता है जिसमें ए के भी सदस्य हों, या बी के भी सदस्य हों, या दोनों के कॉमन सदस्य हों। क्लियर है बेटा? ठीक है ना? चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो हम प्रॉपर्टीज बता रहे थे तुमको, ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फाई, यानी कोई भी समुच्चय फाई के साथ यानी नल सेट के साथ उसका यूनियन किया जाए तो इसका आंसर भी वही का वही सेट होगा। यानी फाई नल सेट इज अ एम्प्टी सेट जिसमें किसी तरह का कोई सदस्य होता ही नहीं है। तो इसके जो यूनियन होंगे या इसके जो यूनियन हम लोग बनाएंगे उसमें वही सदस्य होंगे जो ए के सदस्य हैं। सिमिलरली कोई समुच्चय या कोई सेट अपने आप का यदि यूनियन हो तो उसका भी आंसर वही होगा। इसको हम लोग आइडेम्पोटेंट लॉ भी कहते हैं। क्लियर है? अब लॉ ऑफ यूनिवर्सल या लॉ ऑफ यूनियन भी इसको कहते हैं कि कोई यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना, को यदि किसी भी सेट के साथ यूनियन किया जाए तो उसका आंसर यूनिवर्सल सेट ही आता है। इसको लॉ ऑफ यूनिवर्सल कहते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हम लोग देखेंगे एक दूसरा ऑपरेशंस जिसको हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहते हैं। ऐसे तो समझने में लगता है कि ये सेट का घटाव है, लेकिन सेट का घटाव इसको नहीं समझो। दरअसल ये सेट्स के मामले में इसका डेफिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो हमको उसी तरीके से समझना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें एक उदाहरण देके समझते हैं और तब इसका हम लोग डिफिनेशन करते हैं। मान लो कोई सेट ए है, पिछले स्लाइड्स में आइए सर, और पीछे आइए, और पीछे आइए, हाँ बस। तो यहाँ तुमने देखा है कि कोई सेट्स है जिसमें ए है, जिसमें ये 2 4 6 और 8 ये 4 एलिमेंट्स हैं, और इसमें तुमने देखा है कि इसमें 4 एलिमेंट 6 8 10 और 12। जब यूनियन की बात करते थे तो हम एक ऐसे सेट की बात करते थे जिसमें इसका भी सदस्य हो, इसका भी सदस्य हो और दोनों का भी हो, यानी सब मिला देते थे। जब इंटरसेक्शन की बात करते हैं तब मिलाते नहीं हैं, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स की बात करते हैं, यानी वैसे सदस्य की बात करते हैं जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो थोड़ा गौर से देखो तो तुमको लगेगा कि 6 एक ऐसा सदस्य है जो ए में भी है और बी में भी है, 8 ए में भी है और बी में भी है। यानी यदि ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो उसमें एक ऐसा सेट बनेगा जिसके सदस्य सिर्फ 6 और 8 होंगे। क्लियर है? तो हम लोग इसको एक डिफिनीशन के रूप में समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो बेटा इसका डिफिनीशन ये आया कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट, वो सेट ही होगा, ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, यानी ए में भी हो और बी में भी हो। सामान्यतः और या पर ध्यान दोगे तो बात बन जाएगा। यदि हम लोग या लिखते हैं कि ए में भी हो या बी में भी हो तो ये हो जाएगा यूनियन, और यदि ऐसा लिखते हैं कि ए में भी हो और बी में भी हो यानी दोनों में कॉमन हो तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्शन। और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पर एंड वर्ड है और वहाँ पर और वर्ड है, इस पे तुम ध्यान दोगे तो तुम समझ सकोगे। और जिस तरीके से हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनियन देखा था उसी तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटरसेक्शंस भी होता है, यानी ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, इंटरसेक्शन को सिंबॉलिकली डिनोट करने के लिए उसमें यू लिखे थे और इसमें उल्टा यू लिखते हैं, है ना, इसमें उल्टा यू। तो
A intersection B is equal to B intersection A. It is the commutative law. Similarly, A intersection B under bracket intersection C is equal to A intersection B under bracket B intersection C. That is the associative law. और फिर लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट भी इसमें लागू होता है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाले में देखा है। एक चीज़ और जान लो कि यदि कोई भी सेट अपने आप का इंटरसेक्शन हो तो उसका आंसर भी वही होगा। अब एक नया सा इसमें एक ऑपरेशंस है, एक नया प्रॉपर्टीज है जो कि हम लोगों ने उन दोनों में नहीं देखा था। उन दोनों के मिला करके ये प्रॉपर्टीज बनता है जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो इसमें क्या है कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C। इसको ऐसे समझ लो, थोड़ा ब्लैक बोर्ड पे हम लोग समझते हैं तो थोड़ा और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तुम लोगों ने पिछली कक्षाओं में ऐसा पढ़ा होगा कि यदि मान लो ऐसा है कि 2 गुना 3 प्लस 4, तो इसका एक मतलब हम लोग ऐसे समझते थे कि 2 को 3 से गुना करिए, जोड़ 2 से 4 से गुना करिए, यानी 2 गुना 3 प्लस 2 गुना 4। ऐसा ही हम लोगों ने पढ़ा था पिछली दफा। 3 दूनी का 6, 4 दूनी का 8, 6 8 14। ये जो तरीका था ये हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में ऑपरेशंस के सिलसिले में पढ़ा था। यहाँ पर हम लोग इसको यदि इस रूप में देखना चाहें तो ये जानना है कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C यदि इस तरह का हो तो इसको वैसा ही करते हैं, A यूनियन B इसके साथ और प्लस ये वाला साइन रखते हैं और फिर इसके साथ A यूनियन C। दैट इज द कॉल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर है? यही लॉ थोड़ा सा चेंज हो जाता है यदि यहाँ यूनियन के जगह पर इंटरसेक्शन लिख दें और इंटरसेक्शन के जगह पर यूनियन कर दें, तो ये इस तरह से हो जाता है A इंटरसेक्शन B यूनियन। हाँ, इंटरसेक्शन क्या होता है अभी तो हमने बताया तुमको कि इंटरसेक्शन का मतलब है, अब यहाँ पर भी समझ लो कि A मान लो कोई एक समुच्चय है जिसमें 1 2 3 4 5 ये सदस्य हैं, ठीक है। B मान लो कोई समुच्चय है जिसमें सिर्फ ये 2 सदस्य हैं, 2 4 6, ठीक है ना। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन के लिए देखो इस तरह का हम लोग साइन उल्टा यू लिखते हैं। इसमें भी वही सदस्य होंगे जो इन दोनों में होंगे। अब गौर से देखो, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन सिर्फ इन्हीं दोनों को कॉमन सदस्यों को लेकर के बनता है। अब कोई दिक्कत है इसमें? समझ गए? समझ गए ना? यस। तो ये इंटरसेक्शन है और इंटरसेक्शन और यूनियन के साथ ये जो हमने लॉ बताया दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर? अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं, इसके आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हाँ बेटा, ये है डिफरेंस ऑफ सेट। थोड़ा यहाँ समझने की ज़रूरत है कि जहाँ हम लोगों ने इंटरसेक्शन में एक तरीके से ये समझा था कि ऐसे सदस्य जो कि दोनों में कॉमन हो, यानी कहीं ना कहीं डिफरेंस की बात कर रहे थे। यहाँ पर डिफरेंस ऑफ सेट जो है ये थोड़ा अलग होता है। इसको हम लोग माइनस के सिंबल से भी डिनोट करते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पहले समझें, तब उसके बाद डेफिनेशन समझेंगे तो समझ में बात आएगी। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है A जिसके मेंबर हैं 1 2 3 4 5 और 6। एक दूसरा सेट है जिसके मेंबर हैं 2 4 6 और 8, ठीक है। तुमने देखा कि यहाँ पर सब नेचुरल नंबर है 7 से कम, इसमें सब इवन नंबर है 9 10 से कम।
अब यहाँ इन दोनों का यदि हम डिफरेंस a माइनस बी निकालना चाहें तो a माइनस बी में क्या होगा, इसमें वो वाले सदस्य होंगे जो b में नहीं थे। तो अब देखो a में है लेकिन b में नहीं है, ऐसा कोई है? तो है, एक a में है लेकिन b में नहीं है। और बोलो, 3 a में है लेकिन b में नहीं है, 5 a में है लेकिन b में नहीं है। तो a माइनस बी यानी a डिफरेंस b इज इक्वल टू, इट इज ऑल्सो अ सेट, और इन सच सेट द मेंबर्स इज ओनली इन a बट नॉट इन b, यानी a 1 3 और 5। तो तुमने ये देखा, यदि मान लो इसको हम उल्टा लिखें, b डिफरेंस a, यानी b में होना चाहिए लेकिन a में नहीं होना चाहिए, तो वैसा तुम देखोगे तो इसमें सिर्फ 8 एक ऐसा सदस्य मिलेगा जो b में है लेकिन a में नहीं है। इसका मतलब हम लोग साफ साफ समझ गए कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a, यानी a डिफरेंस b इज नॉट इक्वल टू b डिफरेंस a। क्लियर है? ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स समझने की कोशिश करते हैं। यह कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है? कंप्लीमेंट सेट्स के लिए भी हम लोग पहले एग्जाम्पल देखें तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मान लो कोई यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट तो अब हम लोग समझ चुके हैं। इसमें जो है 1 से लेकर के 10 तक के सभी नेचुरल नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, प्राकृत संख्याएं। और ए एक ऐसा सेट है जिसमें कि ऑड नंबर है, 10 से छोटा ऑड नंबर, 1 3 5 7 9, है ना, विषम संख्याएं। तो ए का कंप्लीमेंट जो होता है वो होगा जो ए में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है। कंप्लीमेंट सेट लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि उस सेट के ऊपर एक छोटा सा इस तरह से लंबा सा साइन देंगे, दैट इज द साइन ऑफ कंप्लीमेंट। यानी कि ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू सच सेट, द एलिमेंट्स ऑफ सच सेट इज द only belongs to universal set but not belongs to such set A। एज एग्जाम्पल यहाँ पर तो देख लो, जैसे 1 3 5 7 9 था ना, 1 3 5 7 9 को छोड़ के आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ मिल रही है तुमको? बच्चों आवाज़ मिल रही है ना? हाँ ठीक है, ओके, बताना, हाँ ठीक है। तो तुम देख लो, हाँ ओके, तो देख लो कि ए के अलावे जो बाकी के शेष बच गए इसमें, वही एलिमेंट्स इसके कंप्लीमेंट कहलाते हैं। यानी ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ये 2 4। हमारी वीडियो नहीं आ रही है, हमारी वीडियो नहीं आएगी, ये देख लो, आ रहा है? हाँ ठीक है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट देख लिया। तो इसमें तुम देखो ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 2 4 6 8 10। तो ये 2 4 6 8 10 सिर्फ यूनिवर्सल सेट में है, इसमें नहीं है। यानी कि इसको छोड़ करके, किसी भी सेट के अंदर के सदस्यों को छोड़ के बाकी जो शेष बचे हुए सदस्य यूनिवर्सल सेट में होते हैं, वही उसके कंप्लीमेंट कहलाते। क्लियर है बेटा? अब तुमको दिख रहा होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? हाँ, इसमें एक बात और समझने की है कि यदि कोई कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट हो, तो कंप्लीमेंट का यदि कंप्लीमेंट हो जाएगा तो फिर वही सेट हो जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा सा बोर्ड पर समझें। जैसे मान लो बेटा ये यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर ये नेचुरल नंबर हैं, ये 10 और 10 से छोटा। और मान लो कोई सेट है हमारे पास, ये इवन नंबर है जिसमें 10 से छोटे संख्याएं हैं।
या 10 भी मान लो, ठीक है। अब मान लो ए कम्प्लीमेंट यदि हम लिखना चाहें तो ए कम्प्लीमेंट क्या होगा, इन संख्याओं को छोड़ के, इन सदस्यों को छोड़ के बाकी जो शेष इसमें बच गए वो इसका कम्प्लीमेंट कहलाएगा। शेष बच गए कौन, 1 बच गए, 3 बच गए, 5 बच गए, 7 हो गया, 9 हो गया, ये इसका कम्प्लीमेंट है। अब यदि हम इस कम्प्लीमेंट का भी कम्प्लीमेंट सोचते हैं, यानी इसको छोड़ के बाकी जो इसमें बचेगा, तो देखो तो 1 3 5 7 9 को छोड़ के क्या बचता है, 2 4 6 8 10। तो तुम गौर से देखो तो लगेगा कि किसी भी समुच्चय का कम्प्लीमेंट का भी कम्प्लीमेंट जो है वही हो जाता है, सेम हो गया ना। यानी किसी का भी कम्प्लीमेंट टू कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सेम। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? तो ये मोटी मोटी बातें हैं। थोड़ा स्लाइड्स की ओर चलते हैं तो इसके आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मेरा माइक ऑन है बेटा? ओह अच्छा ठीक है, उन लोग हाँ 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 बच्चों, सब आप लोग अपना अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए और अपने माइक ऑफ कर लीजिए। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे इसका, जो प्रॉपर्टीज़ अभी हम लोगों ने बताया उसमें समझेंगे कि कोई भी सेट्स और उसका कम्प्लीमेंट दोनों का यूनियन लीजिएगा तो यूनिवर्सल सेट होगा। कोई भी सेट और उसका कम्प्लीमेंट दोनों का इंटरसेक्शन लीजिएगा तो नल सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा। इसको हम लोग कम्प्लीमेंट लॉ कहते हैं। दूसरा है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि यदि ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट लें तो ये ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होगा। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। इसी में एक दूसरा है कि ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट लें तो ये ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का यूनियन होगा। लॉ ऑफ डबल कम्प्लीमेंटेशन, ये अभी हमने आपको बताया है कि किसी भी सेट का कम्प्लीमेंट का भी कम्प्लीमेंट लें तो फिर वही सेट होता है। और फिर अंतिम है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। यदि एम्प्टी सेट का कम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा और यूनिवर्सल सेट का कम्प्लीमेंट लेंगे तो एम्प्टी सेट आएगा। तो ये मोटा मोटी हमारी प्रॉपर्टीज़ थी। अब आप क्या करें कि पुस्तकों में जो क्वेश्चंस और आंसर जो दिए हुए हैं पहले उसको बनाने की कोशिश करें, एक्सरसाइज बनाएं और उसमें से कहीं भी कोई समस्या आती है तो आप हम लोगों से पूछिए, हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है। कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो हमने आपको साइट्स पे दे रखा है। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आप खुद सॉल्व करेंगे और तब उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा हम यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। यदि कोई क्वेश्चंस है? हाँ बताओ। ये मैथमेटिक्स का जो बुक्स है तुम्हारा, जो तुम्हारे ये BTBC का या NCERT का बुक जो है, ये हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। आप आराम से उसमें सबसे पहला अध्याय सेट थियोरी है, उसमें ये 4 एक्सरसाइज हैं। एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। आज हमने 1.3 और 1.4 के लिए डिस्कशन किया था। आप इसमें से क्वेश्चंस बनाइए और इसके अलावा साइड बुक्स भी आते हैं, आप साइड बुक से भी एक्सरसाइज करिए। यदि कहीं कोई क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पाता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चंस हमारे साथ शेयर करिए। यदि नहीं होता है तो आप चैट बॉक्स में डालिए, हम उसके आंसर आपके साथ साझा कर सकेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।